हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये सेशन या ये सीरीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डायरेक्टली फ्रॉम द एग्जाम्स। ठीक है, आज के क्वेश्चन पेपर में आज की क्वेश्चन सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 और 6 जुलाई 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसको। ठीक है, 3 एग्जाम है टोटल मेरे पास। 3 एग्जाम से मैं क्वेश्चंस को लाई हूं। आप ये मानकर चलिए कि हर एक एग्जाम में एसएससी एमटीएस के अंदर लगभग 6 क्वेश्चन साइंस के मिलते हैं। ठीक है, 6 से 7 की एवरेज रहती है। फिलहाल मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन लाई हूँ 3 पेपर से। ठीक है, किसके? साइंस के, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब आ जाएगी। और आप लोग देख पाएंगे जब ये क्वेश्चन करेंगे कि काफी कुछ हम पहले पढ़ भी चुके हैं हमारे ही चैनल पर। तो बिल्कुल अभी देरी नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन अप्रैल 2022। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस डिपार्टमेंट ने यह जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ये 2022 में लॉन्च किया था। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपको याद रखना है कि इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसे इन जनरल भाषा में इसे DAHD भी बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DAHD भी बोल देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अप्रैल 2022 में उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। इसके अंदर ना एक हेल्थ सपोर्ट यूनिट बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा है। आर्टिफिशियल का मतलब देखो, इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो देखिए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हुआ? देखो, इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं। एक नेचुरल, जो हमें भगवान ने बना के दिया है, जो हमें नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है। और एक होता है एक आर्टिफिशियल, जो हम घर में बना लेते हैं अपने अपने। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट हमें भगवान ने दिया है, लेक्स भगवान ने दिए हैं, पॉन्ड्स भगवान ने दिए हैं। लेकिन गार्डन हम हमारे घरों में बनाते हैं, तो गार्डन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अगर हम खेतों की बात करें, फार्म, तो वो एक हमारा क्या है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। यानी जो हम बनाते हैं वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में घुलता नहीं है। हम पानी में डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। अब आप घर में जानते हो कि नमक को पानी में डालते हैं वो घुल जाता है, चीनी को डालते हैं वो घुल जाता है, दूध में पानी तो मिलावट कहते हैं ना, दूध में आजकल पानी मिला हुआ आता है, तो वो भी घुल जाता है। लेकिन अगर आप चोक के चूरे को आप पानी में डालोगे तो चोक का पाउडर क्या देखोगे आप? पानी की गिलास में ये हमारा पानी है, आप देखोगे चोक नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, या फिर पानी के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। तो चोक पाउडर इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सिमिलरली सैंड भी क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। ऑयल भी क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये चीजें आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। ये क्या बोल रहा है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो क्या है, यानी कि मेल्स और फीमेल्स की रेशियो 2011 के अनुसार क्या है? तो देखिए, ये आएगी 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। एक्चुअली ये 943 फीमेल्स थी, बट ये आपने राउंड फिगर में लिए, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, 2001 से 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 943 फीमेल्स थी। 943 जो है ये 2011 का सेंसस है। 1000 मेल्स के लिए 943 लेडीज, जबकि 933 थी 1000 के लिए कब? 2001 के अंदर। तो ये सेंसस की बात मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैम टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इट कैन बी। हमें इन चारों में से इग्नियस रॉक बतानी है। तो इग्नियस रॉक होती है, स्टूडेंट्स लिख लीजिए। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल, बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, गैब्रो एक इग्नियस रॉक है, ऑब्सीडियन एक इग्नियस रॉक है। ये 4 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है इग्नियस रॉक के। इग्नियस रॉक को ही मैग्मेटिक रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मेटिक रॉक। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये बनती कैसी है? तो जब लावा या बोल देते हैं मैग्मा, जब इनकी सॉलिडिफिकेशन होती है, यानी जब ये सॉलिड बनते हैं तो उनसे जो पत्थर बनता है उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक।
क्लियर? तो ये चारों की चारों क्या है, इग्नियस रॉक है। तो अब आपको ऑप्शन में जो भी दिखाई दे रहा है, देखिए बेसाल्ट दिख रहा है, तो बेसाल्ट को टिक कर दीजिए। ठीक है, बेसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है बेकिंग सोडा, या इसी का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी को बोलते हैं खाना सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब हेड H, और कार्बोनेट मतलब CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब सोडियम मतलब Na और बाइकार्बोनेट होता है HCO3। ठीक है, तो आंसर चला गया ऑप्शन 1, NaHCO3 इज द सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा होता है, जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही लिखिएगा, अगर हम बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड डाल दें, ठीक है, तो इससे जो बनता है पाउडर उसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर। फॉर्मूला नहीं याद करना बेकिंग पाउडर का, बस इतना याद रखना है, बेकिंग सोडा एक बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है, जबकि बेकिंग पाउडर इतना कड़वा नहीं होता है। ये दोनों ही ब्रेड को फुलाने में या खाने की चीजों को फुलाने में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, CO3 आप देख सकते हो, कार्बोनेट है इसमें। ठीक है, NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। Na2CO3, Na2CO3 क्या होता है, ये होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसमें .10H2O भी लगा देते हैं। CaSO4 .2H2O होता है जिप्सम, और हाफ H2O होता है, क्या होता है हमारा POP। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अर्थ्रोपोडा ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम? अर्थ्रोपोडा नहीं है। अर्थ्रोपोड कौन होते हैं, देखिए नाम से पता लग रहा है, अर्थ्रो मतलब ज्वाइंट, पोडा मतलब अपेंडेज, जिनके जो जोड़े होते हैं, पैर जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है अर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं। तो अर्थ्रोपोडा की खास बात सबसे पहले क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है अर्थ्रोपोड्स में। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन होती है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कॉकरोच बना दिया ये, ठीक है, तो कॉकरोच को अगर हम काटेंगे तो बीचों बीच से दो इक्वल हिस्सों में कटता है ना, जब बीच में एक लाइन दो हिस्सों में इक्वल काट दे उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे हमारे अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, जबकि अगर मैंने एक सर्कल बनाया ये, ठीक है, तो इसको हम देखो ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी, ये रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है अर्थ्रोपोड के अंदर। इनके अंदर बॉडी जो होती है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है, फुट और विसरल मास। ठीक है, और इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, 3 लेयर वाली ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। एग्जाम्पल कौन आते हैं अर्थ्रोपोड में? एग्जाम्पल अगर आपको लिखने आ जाए तो जितने भी हम बोल सकते हैं अर्थ्रोपोड में हमारे आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच है हमारा, कॉकरोच एक अर्थ्रोपोड है, बटरफ्लाई एक अर्थ्रोपोड है, स्पाइडर एक अर्थ्रोपोड है, लेकिन ऑक्टोपस एक अर्थ्रोपोड नहीं है। ऑक्टोपस क्या है, एक अर्थ्रोपोड नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अर्थ्रोपोड है क्या? अर्थ्रोपोड एक मोलस्क है। क्या है? मोलस्क है अर्थ्रोपोड। इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अर्थ्रोपोड क्या है, ऑक्टोपस क्या है, एक मोलस्क है, इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge of 4 coulomb across 2 points having a potential different 6 volt? सिंपल सा है, फॉर्मूला होता है, हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता है Q इंटू V। Q का मतलब है चार्ज, V का मतलब है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। Q कितना दिया हुआ है, 40 कूलम्ब, और चार्ज कितना है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 60। तो कितना आ गया, 40 कूलम्ब नहीं, 4 कूलम्ब दिया हुआ है। चार्ज हमारा 4 कूलम्ब है, इनटू वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो हमारे पास आंसर आ गया 24 जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क। तो आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, जिस भी ऑप्शन में आंसर मिल रहा है उसे टिक कर दो। हमारे पास आंसर आ गया 24 जूल, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आई होप वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन बॉडी विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर? तो हमारे मुंह में, हमारे सलाइवा में होता है अमाइलेज। ये आपको ध्यान रखना है, अमाइलेज, या इसी का नाम है सेलिवरी अमाइलेज। हमारे माउथ में जो एंजाइम होता है उसे सेलिवरी अमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। हमारे माउथ का एंजाइम जो कि क्या करता है, हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च कहते हैं, को तोड़ देता है सिंपल शुगर में।
माउथ का पीएच कितना होता है, तो पीएच लगभग 7.8 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ट्रिप्सिन कहाँ होता है, तो ट्रिप्सिन हमारी जो है पेनक्रियाज वहाँ से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करता है। पेप्सिन हमारे स्टमक के अंदर काम करता है। रेनिन हमारे स्टमक के अंदर काम करता है। रेनिन हमारे मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन हमारे प्रोटीन्स को तोड़ता है। ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रोटीन के एंजाइम है, जबकि अमाइलेज इज एन एंजाइम ऑफ स्टार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो सबसे ज्यादा प्योर नेचुरल वाटर बोलते हैं किसे, रेन वाटर को। बारिश का पानी जो होता है वो प्योरेस्ट कहते हैं। बहुत से लोग इसे इकट्ठा करते हैं अपने इन्वर्टर्स वगैरह के लिए। तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सन की प्रेजेंस में कंडेंसेशन से बनता है। ठीक है, कंडेंसेशन जब होती है ना सनलाइट की प्रेजेंस में, एक तरीके से आप वाटर साइकिल याद कर सकते हो कि पानी का उड़ के जाना, तो एकदम क्लियर पानी उड़ के जाता है, फिर वो नीचे तक आता है। तो ये वाटर जो होता है इवेपोरेशन से जो बनता है, लेक रिवर और सी के इवेपोरेशन से, ये फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। इन चारों में से एटॉमिक रेडियाई किसकी ज्यादा है, तो आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं पीरियड। ये नीचे जाते हैं तो क्या होते हैं, ग्रुप। आपको ध्यान रखना है एटॉमिक साइज के बारे में कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, यानी यहां वाले का ज्यादा होगा, यहां वाले का कम होगा। और जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि यहां वाले का छोटा होगा, यहां वाले का बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, तो हम पुट कर देते हैं। देखिए लिथियम कहाँ पे आएगा, तो लगभग लिथियम हमारे पास यहां पर आता है, लिथियम। ठीक है, बेरिलियम यहां पर आता है, नाइट्रोजन यहां पर, और कार्बन यहां पर, इस तरीके से। तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम यहां पे मूव कर रहे हैं साइज डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, लिथियम का। वेरी सिंपल, देख पा रहे हो ना आप, लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा कार्बन, उससे छोटा नाइट्रोजन। तो अगर आप इसको लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। लिथियम सबसे बड़ा, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, लगा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। जब हम 1000 मेल्स के थ्रू फीमेल को गिनते हैं, 1000 मेल्स के थ्रू फीमेल्स को गिनते हैं, तो उसे बोलते हैं सेक्स रेशियो निकालना। क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी देखा, हमने बोला था ये 943 है हमारी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमने सेक्स रेशियो बताई फीमेल और मेल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इंक्लूड। देखिए, ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर, क्लाउड, डस्ट, लैंड, माउंटेन, रिवर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, वाटर वेपर, सैंड, ये सब किसमें आएंगे। तो देखिए हमारे जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं ए बायोटिक इन्वायरमेंट, जबकि सभी लिविंग कंपोनेंट होते हैं बायोटिक। यानी मैं हूं, आप हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, कोई और एनिमल्स हैं, वो सब बायोटिक में आएंगे। जबकि ए बायोटिक में जैसे कि सन है, मून है, हमारी हवा है, हमारी टेम्परेचर है, हमारा मौसम है, हमारे क्लाउड्स हैं, ये सब किसमें आएंगे, ए बायोटिक में। आर्टिफिशियल जो हमने बनाया, आर्टिफिशियली हेल्दी एनवायरनमेंट इज नथिंग अ थिंग, ये बस एक सराउंडिंग है जिसके अंदर सब हेल्दी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी मच इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी सिक्रीट बाइल जूस। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, तो देखो वैसे आपको पता होना चाहिए कि बाइल जूस जो है वो बनाता कौन है, बनाता है लीवर। फिर वो लीवर उस बाइल जूस को दे देता है गोल ब्लैडर को, और फिर गोल ब्लैडर उस लीवर जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे सिंथेसिस पूछी जाए, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, तो आप बोलेंगे लीवर। जबकि अगर आपसे रिलीज पूछा जाए या सिक्रीशन पूछा जाए तो आप बोलोगे गोल ब्लैडर। लेकिन ऑप्शन में क्योंकि गोल ब्लैडर है ही नहीं तो हम टिक कर देंगे लीवर, क्योंकि हमें एक बात पता है क्लियरली कि लीवर है जो कि हमारा बाइल जूस बनाता है, तो लीवर ही सिक्रीट करता होगा। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का काम आपको याद रखना है, इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का पायसीकरण। ये बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, जिससे कि डाइजेशन आसान हो जाती है। पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेशन में मदद। पिट्यूटरी हमारी एक ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होती है और ये हार्मोन निकालती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीनियल हमारी थर्ड आई होती है, ये भी एक ग्लैंड है जो कि हमारी ब्रेन के एकदम सेंटर में होती है, तीसरी आंख कह देते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इफ यू क्या है, इफ यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब हमने मान लिया कि कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो यू डिस्टेंस पे पड़ा है, वी इज द इमेज डिस्टेंस, और उसकी इमेज बन रही है वी पे। एफ इज द फोकल लेंथ, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर हमें दिया हुआ है, कोई भी है, मान लीजिए ये हमारा मिरर है,
तो हर मिरर की एक फोकल लेंथ होती है, ये मैंने लिख दी, ठीक है। और इसने बोला है यू पे, यहाँ पर हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्ट पड़ा है तो ये हमारा यू हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमारी वी बनी है तो ये हमारी वी हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने पूछा है कि एक्सप्रेशन ऑफ द मिरर क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी स्फेरिकल मिरर की बात की जाएगी तो फॉर्मूला होता है 1/v, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है हमारे केस में दो चीजें होती है, एक होता है मिरर फॉर्मूला, एक होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। जब भी मिरर की बात की जाए तो फॉर्मूला एक होगा, और जब भी लेंस की बात की जाए तो क्या होगा, ये क्या है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। अगर लेंस का पूछा जाए तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। बस इसको आपको याद रखना है। तो अब ऑप्शन ढूंढो, टिक कर दो, कौन से ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है। ये रहा हमारा आंसर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, यानी कि निंद्रा रोग, मतलब इस इंसान को जिसको ये बीमारी हो जाती है उसे बहुत ज्यादा नींद आती है, तो निंद्रा रोग होता है प्रोटोजोआ की वजह से। प्रोटोजोआ की वजह से, कौन सा प्रोटोजोआ, तो इसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ परजीवी की वजह से क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, और ये फैलती किससे है, वेक्टर कौन है इसका फैलाने वाला, तो इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, ठीक है। प्रोटोजोआ के रोग में हमने की थी मम्मी प्यारे पापा काम पर सोते हैं, याद है, प्यारे पापा काम पर सोते हैं। जिसने वो क्लास अभी तक नहीं देखी हो वो देखे, और उनको पता लग जाएगा कि हमने प्रोटोजोआ डिसीजेस के अंदर ये टॉपिक किया था, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय, रेनफॉल किसके द्वारा मेजर की जाती है, इंस्ट्रूमेंट जिससे कि रेनफॉल मापी जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो आपको याद रखना है रेनफॉल मापने के लिए, देखिए आपको शब्दों में ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, रेनफॉल, रेनफॉल यानी कि रेन मापने की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा आंसर आपका जाएगा, क्या जाएगा बताओ, रेनफॉल यानी रेन गेज, क्या जाएगा, रेन गेज, ठीक है। तो आपका आंसर आपको मिल गया है, रेन गेज जो है वो रेनफॉल मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बैरोमीटर किस लिए मापा जाता है, ये हमारा प्रेशर से रिलेटेड है, प्रेशर को मापने के लिए काम आता है बैरोमीटर, ठीक है। पिरानी गेज क्या करती है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर ऐसे याद रखो पिरानी गेज जो है वो प्रेशर इन वैक्यूम, प्रेशर इन वैक्यूम मापने में काम आती है, कौन, पिरानी गेज। पिरानी गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर इन वैक्यूम मापता है, ठीक है। बैरोमीटर जो है वो प्रेशर कहाँ पे मापता है, तो आपको याद रखना है बैरोमीटर जनरली इन हम बोल सकते हैं प्रेशर इन एयर या एयर प्रेशर, एयर प्रेशर मापने के लिए काम आता है, कौन, बैरोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन आता है बैरोमीटर से, तो आपको बैरोमीटर बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद एल्टीमीटर, एल्टीमीटर क्या होता है, एल्टी शब्द आ रहा है एल्टीट्यूड से, तो ये एल्टीट्यूड मापने के लिए काम आता है, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स लेवल से एक एल्टीट्यूड क्या है, ऊंचाई क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन, यूजुअली रिटन बाय, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती है वो किस पे लिखी जाती है, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से पेजेस होते हैं, उसके ऊपर सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, यानी पुराने जमाने में लोग लिखते थे तो ये पाम के पत्ते होते हैं, पाम के पत्ते होते हैं जिनके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है किस पे, पाम के पत्तों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलाई प्रेजेंट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो विलाई कहाँ पे होती है, तो आपको पता होना चाहिए, विलाई जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ध्यान रखिएगा ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लीजिए, ठीक है। तो मैं इस भाग को बड़ा करके दिखा रही हूँ, तो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में ना कुछ इस तरीके से संरचनाएं होती है, ऊपर भी और नीचे भी, इन्हें विलाई कहते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, जो कि क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे ब्लड तक पहुंचा देती है। यानी आप सिंपल सा याद कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड विलाई करवाता है, ठीक है, इनटू ब्लड, विलाई करवाता है। पेनक्रियास क्या है, एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन निकालती है और एंजाइम निकालती है। ईसोफेगस जो होती है वो पेरिस्टाल्सिस करवाती है, यानी खाने को मुंह से हमारे पेट तक पहुंचाती है, पेट जहां पर प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बैटरी एसिड। बैटरी एसिड कौन सा होता है भाई, बैटरी एसिड होता है जो हमारी बैटरियों के अंदर डला होता है, और वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बैटरियों के अंदर होता है, H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, यानी अम्लों का राजा। इसी को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, यानी थोथे का तेल,
ठीक है। उसके अलावा बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है, इसके बारे में याद रख सकते हो। बेरियम सल्फेट जो है वो कब दिया जाता है, तो जब भी जो हमारा एक्सरे वगैरह होती है या सिटी स्कैन वगैरह होते हैं, उससे पहले एक ड्रिंक पिलाई जाती है। वो जो ड्रिंक होती है डॉक्टर पिलाते हैं, वो बेरियम सल्फेट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग बना देता है, जिससे कि आपको क्लियरली पार्ट्स विजिबल होते हैं जब स्कैनिंग की जाती है। हाइपोक्लोरस एसिड होता है HClO, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? HClO, और ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है हाइपोक्लोरिक एसिड। आपको याद रखना है क्लोरीन जो है वो हमेशा जुड़ा ही ब्लीचिंग से हुआ है। उसके अलावा एक और चीज़ याद रख सकते हो कि हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है वो हमारी WBC जो होती है ना हमारी बॉडी में, वो जब लड़ाई करती है उस टाइम अपने अंदर से हाइपोक्लोरस एसिड निकालती है। बोरिक एसिड हमारे आई वॉश में होता है H3BO3, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म, आज का टॉपिक होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए हो, मतलब अगले क्वेश्चन पेपर चाहिए हो SSC MTS के, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और कमेंट में बता दीजिएगा पार्ट 2 चाहिए नहीं चाहिए। थैंक यू।